नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं इस वक्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मौजूद हूं। यहां पर कुछ खास मेहमानों को हमने बुलाया है। आने का मकसद यहां सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी एक और बलात्कार की घटना के बाद लोगों को मन को समझना, लोगों के मन को जानना। मेरे हाथ में बहुत सारे कागज़ हैं हमेशा की तरह। एक ये रिसर्च मेरी बताती है कि इस देश में 16 लाख रजिस्टर्ड टैक्सीज हैं। बहुत सारे हम, आप, नौजवान सब इसमें यात्रा करते हैं। ये भी बहस उठी कि क्या इस तरह की घटना के बाद किसी टैक्सी को बैन कर देना या टैक्सी की सर्विसेज पर प्रतिबंध लगाना ये कोई सॉल्यूशन है, ये कोई समाधान है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ना, ये समाधान नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक चीज मैं आपसे आज शेयर करूंगा। आज अखबार पढ़ते वक्त ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस मेरे हाथ में आया और इस इंडियन एक्सप्रेस में ये हेडलाइन छपी है कि जिस लड़की का ये उबेर टैक्सी सेवा में जिसके साथ ये दुर्घटना हुई और इसको तथाकथित बताया जाता है, वो 16 दिसंबर के उस प्रोटेस्ट में शामिल थी। वो विरोध जो जन सैलाब की तरह दिल्ली में उभरा। मैंने पहले भी आपसे इस बात पर कहा था कि क्या बदला है 16 दिसंबर के बाद, 2012 के 16 दिसंबर के बाद। जनवरी 2013 में एक नया बलात्कार के खिलाफ कानून आया। क्या भय लोगों में आया? क्या भय समाज में आया? क्या लोग उस कानून की तब्दीली को समझ पाए? यही सारे बड़े सवाल है। जैसे मैंने कहा कि 16 लाख इस मुल्क में रजिस्टर्ड टैक्सी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जनता के आने जाने का वो एक तरीका है। तो क्या हम उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं? क्या हम उस पर बैन कर सकते हैं? लेकिन लोगों में जो भय होना चाहिए था, क्या वो कानून से बदला? मैं 3 बहुत खास मेहमान हैं मेरे साथ जगमती जी हैं, जगमती सांगवान जी। पहले भी हमारे साथ इस बहस में रही हैं। आज मैक्सवेल परेरा हैं। आप सब जानते हैं कि पुलिस के सुधार और बदलाव को लेकर मैक्सवेल परेरा, जो खुद एक कमिश्नर रहे हैं पुलिस के, हमेशा से बात करते रहे हैं। विनोद शर्मा जी हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं, जो रेडियो टैक्सी सेवाएं हैं, मेगा कैब, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने पिछली बार जब ये मेरे कार्यक्रम में थे तो मैंने इनसे कहा था, भाई अपनी सेवाओं का आप मेरे कार्यक्रम में विज्ञापन नहीं करिए। लेकिन इन लोगों की दलील ये है कि जो रेडियो टैक्सी सर्विस है वो ज़्यादा महफूज है, ज़्यादा सुरक्षित है। ये इनकी दलील है। इसको आपको मानने की ज़रूरत नहीं। इनके मेरे प्रोग्राम में आने का मतलब ये नहीं कि अपनी सेवाओं का विज्ञापन करें। बड़ा प्रश्न ये है कि जो लड़की इस 16 दिसंबर के विरोध में शामिल होती है, वही इस घटना का शिकार होती है। ये सारा सवाल हमसे है। मतलब मैं बार बार आपसे कहता हूं इस बात को कि हम अपनी तरफ देखने से ना भाग नहीं सकते। कितनी सेवाएं, कितने कानून, कितने नेता, कितने बयान, कितनी संसद में बहस, हम भाग नहीं सकते। इसी चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी तमाम सारे मेरे पास आंकड़े हैं और पूरे विश्व में टैक्सियां चलती हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इस मुल्क में लोग बदलने की दलील दे रहे हैं उसको बंद आप कर सकते हैं। ये इन आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन $13 बिलियन की इंडस्ट्री का आकलन इसका लगाया जाता है कि आगे जाकर बन सकती है, जो कि तकरीबन 78,000 करोड़ रुपए बनते हैं। तो इसीलिए जरा ध्यान से सुनिए इन बातों को। इसीलिए बहुत सारी निजी सेवाएं या अलग अलग कंपनियां इसमें आना चाहती हैं, क्योंकि ऐसा तो असंभव है कि किसी भी व्यक्ति या इंसान के लिए बदलते हिंदुस्तान में टैक्सी इस्तेमाल करना बंद हो जाए। मैं मैक्सवेल परेरा से शुरू करूंगा। सर, जो मैंने कहा इसके 2-3 पहलू अब सामने आ चुके हैं। एक सामाजिक भी, जब मैं ये स्टोरी पढ़ता हूं कि वही बच्ची उसका शिकार होती है जिसके खिलाफ उसने विरोध किया, उसके माता पिता क्या सोचते होंगे। एक अखबार की खबर है। कहीं पर इसमें एक सोशल एंगल आपको नजर आता है या सीधे सीधे एक पुलिस कमिश्नर रहने की हैसियत से आप मानते हैं ये सुरक्षा का मसला है? ये सोशल मामला तो है जी। देयर इज नथिंग, देयर इज अ ह्यूमन एंगल इन एवरीथिंग ऑफ दिस नेचर। अफसोस की बात है दैट
it's like I crusade for something and I become shikar of it. You know, that is, it is unfortunate, but then we live in a world where unfortunate things happen. And it should not happen. इसमें तो आपने आपका इंट्रोडक्शन में कई चीज़ें कहे हैं जी। खासतौर पर कानून की बात की है आपने। कानून पहले भी सख्त था और भी सख्त किया उसको, जो 16 दिसंबर वाला रेप के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी, विकास विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की थे, वो सारे मिलकर काफ़ी इतना कड़ी कानून तो आई थिंक दुनिया में दूसरा कहाँ भी नहीं है। बट कानून कितना कड़ी भी हो, उसको जो लागू करने वाले और उसको एनफोर्स या क्या, इट्स इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा था मेरे पेज पे भी रिएक्शन में यही लिखा है कि अगर नकली कागज के माध्यम से आपको लाइसेंस बन जाए, नौकरी मिल जाए, फिर तो उसमें कानून एक लेवल के बाद क्या कर लेगा। हाँ, इसमें शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ, सबके निगाह में, नज़र में वो आता है पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने नहीं। एक हमारे सामने, हमारे हाथ में ये घड़ी है जी। एक घड़ी में बहुत, आपको पता है, अन्य पुर्जे हैं जी। और इफ वन ऑफ देम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, आपको सही टाइम में नहीं मिलेगा। जगमीत जी मानती कि कानून तो बदला, हम सब ने उस समय बहुत आवाज़ उठाई और 13 जनवरी में 2013 में कानून बेहतर हुआ, लेकिन अब वही समस्या, जैसे मैंने कहा ना, लोग सरल सवाल पूछते हैं आपसे, लोग इतना आकलन नहीं करते। वो कह रहे हैं भाई अगर आपको नकली लाइसेंस बनाकर नौकरी मिल गई तो फिर यही होगा, और आपके क्रिमिनल हिस्ट्री के बावजूद आपको काम मिल गया तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद तमाम बातें बाहर आएंगी, पहले नहीं पता चलता कुछ। देखिए, ये सब बातें इनमें दम नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। और ये जो घटना है असल में ये इतनी दुखद है कि ये मतलब जो महिलाओं की असुरक्षा का जो आलम है देश के अंदर, उसको बिल्कुल नंगा करके इसने रख दिया है। जो सबसे सेफेस्ट ट्रैफिक का वाहन हो सकता है टैक्सी, उसके अंदर, और उसके अंदर इतनी बहादुर लड़की जो 16 दिसंबर को खुद इस छेड़छाड़ असुरक्षा के विरोध में शामिल रही और आला अफसर भी है वो, उसके साथ देश की राजधानी में इस तरह की जो घटना हुई है, इसने सारे जो टैक्सी के ड्राइवर्स हैं, पूरी फैसिलिटी जो है, उनको संदिग्ध बना दिया है। महिलाओं के अंदर एक डर की भावना जो 16 दिसंबर के बाद जो थोड़ा कम होने की तरफ गई थी, उसको दोबारा उस भय को वापस ले आया, उस भय को वापस लेकर आई है ये। और एक तरह से मतलब उनका जो असर्शन है आज के दिन सारी स्पेसिस को यूज करने का महिलाओं का जो है, उसके लिए भी एक चुनौती की तरह से ये सामने आई है। और हमें ये लगता है कि ये वो मुकाम है कि जहाँ पे इनफ इज इनफ की जगह से सोचना चाहिए पूरे सिस्टम को, और उस सिस्टम में इंक्लूडिंग जो सरकार ये दावा करके आई है कि बहुत हुए महिलाओं से बलात्कार, अब लाओ मोदी सरकार, वो भी मतलब काफी समय हो गया है उनको, और उनके बिल्कुल नाक के नीचे ये घटना घटी है। कानून को जो लागू करने वाले लोग हैं, अब ये जो अबर कैब जो अपने आप को मतलब दावा कर रहे थे कि मोस्ट सेफ और चीप, उनके विज्ञापन में था ये, उनके विज्ञापन में ये था। और लगता ये है कि देश के अंदर मतलब एक मानसिकता बन गई है कि अबर नाम हो गया तो नाम ही काफी, जैसे उसकी 5000 टैक्सी, 5000 ड्राइवर जिनका कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं है, वो यहाँ पे सड़कों पे रोज, वो तो अपनी वेबसाइट में बार बार लिखी रहते, वो और ओला कैब और ये सारे, कि भाई आपके साथ कुछ भी होता है तो हम तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। नहीं, वो वो लिख रहे हैं उसमें साफ-साफ, उनके विज्ञापन में ये दावा किया गया है कि सबसे सेफ और सबसे चीप। ये एक तरह से विश्वासघात है, मतलब उस तरह से। तो उनको जब कोई लाइसेंस नहीं था यहाँ पे जो टैक्सी को चलाने का, और 5000 टैक्सी दौड़ रही है, तो कानून तो है लेकिन कानून को लागू करने वाले कहाँ हैं। मेरे साथ विवेक कुमार है, हम इन्हीं के विश्वविद्यालय JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मौजूद है, यहाँ पर एक समाजशास्त्री हैं, बहुत बार इनको मेरे साथ कार्यक्रम में देखते हैं। सामाजिक विवेक कोई पहलू है इस तरह की घटना का? मैं ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार आज सुबह पढ़ रहा था तो इसमें यही पढ़ने को मिला, इसलिए मैंने इस स्टोरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत की कि ये लड़की भी 16 दिसंबर के उस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थी, इस अखबार के मुताबिक। तो इसका क्या सामाजिक पहलू, या
इसको किस नजरिए से देखें? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, अब मुझे लगता है कि इसमें सीधा साधा सा सामाजिक पहलू ये है कि वास्तविकता में आप महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं और महिलाओं की सुरक्षा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कितना महत्व रखती है। अगर सचमुच उनके सोच में, उनके दिमाग में, उनके सोच में कि आप एक मतलब परोस करके कुछ लोगों को इस तरह की वारदात करने के लिए बाकायदा आप स्वयं मुहैया करवा रहे हैं उनको, जब आप उसकी सुरक्षा नहीं चेक करते हैं। अंबर का ऐसा नहीं है कि अंबर का ये पहली बार हुआ है। उबर जो है यूएस के अंदर हाँ, इस तरह की घटनाओं के लिए जाना जाता है। हाँ। तो फिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? और अगर सुरक्षा व्यवस्था, वो तो मुझे एक कार्यक्रम में साबित किया गया भाई ये तो टैक्सी सर्विस चला ही नहीं, तो ये तो एक सॉफ्टवेयर सर्विस जो है वो चला रहे थे, जिसको एक माध्यम से आउटसोर्स किया था बाकी लोगों के चलाने के लिए। वो बाकी लोग कौन है, ये मेरे लिए भी बड़ा रहस्यमय है। और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इतने समय हो गया है, क्या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आकर के मेरू हो या इस प्रकार की जितनी भी और कार सर्विस देने वाली हैं, क्या उनके लिए कोई भी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम या उनकी गाड़ी में वो नंबर लिखा हुआ है, कोई रियलिटी चेक किया गया? मुझे नहीं लगता अभी तक ऐसा। रेडियो टैक्सी वाले अपने विज्ञापन में जरूर बताते हैं कि भाई ये लोग, इनके यहाँ अगर आप जाइए तो आप फोन करके अपने आप को, अब मुझे नहीं पता क्योंकि अभी हाल में हमारे रिपोर्टर्स ने यात्रा की, वो आसपास के जगहों में गए तो वहाँ पता चल गया कि 500, 600, 1000 रुपए, 2000 रुपए कुछ भी आप देकर लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये सब तो सिस्टम का करप्शन सामने आता ही है। लेकिन आप ये देखिए ना कि जिस जगह से व्यक्ति आ रहा है और जो लोग सर्विसेज देने के लिए आ रहे हैं, जो ड्राइवर बन करके आ रहे हैं, अगर वह एक, मुझे लगता है कि एक इस तरह की सर्विस है जिसको हम एनी अदर सर्विसेज में नहीं ले सकते। ये एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हैं जो कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है, अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर सकता है। अगर उसके लिए भी हम संजीदा नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी हम सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमारे लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप रेडियो टैक्सी का अपना विज्ञापन कर रहे हैं, वो करने का आपका पूरा अधिकार है, लेकिन मैं आपके किसी वादे पर भरोसा क्यों करूं? इसलिए कहेंगे अभिज्ञान जी कि इस घटना के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने सिर्फ इन कंपनियों को कहा है कि ये लाइसेंस्ड हैं और ये सिर्फ 6 कंपनियां हैं और हाँ, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है इनके पब्लिक नोटिस के कागज में जी। तो ये कंपनियां बता रहे हैं इजी कैब, मेगा कैब, मेरू कैब, चांसन कैब, यो कैब एंड एयर कैब। अब इनमें कोई घटना होगी ये मैं कागज संभाल कर रखूंगा। बिल्कुल रखें। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई घटना हो, ईश्वर न करे, मतलब हमारा मकसद ये नहीं किसी के साथ गलत हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जानकारी के तौर पर, क्योंकि ये तो मैं अचंभित रह गया जब मुझे ये समझाया गया कि ये तो सॉफ्टवेयर सर्विस थी, ये कैब सर्विस नहीं थी। तो मैं उसमें कभी अगर उबर कैब बुक कर रहा था, मेरे तमाम कॉलीग्स और साथी लगातार बुक करते थे, उसमें जाते थे, तो हम ये थोड़ा ना सोच के जा रहे थे कि वो सॉफ्टवेयर सर्विस चला कोई और रहा है या गाड़ियां या ड्राइवर किसी और के हैं। तो अभिज्ञान जी, आज के दिन में इससे ये साबित होता है कि इसके अलावा जितनी भी टैक्सी सेवाएं दिल्ली में हैं, हाँ। वो सब अनऑथराइज्ड हैं और अनसेफ हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक तो है, गवर्नमेंट कर क्या रही है? तो ये तो देखिए, इसका जवाब तो गवर्नमेंट ही देगी ना प्रोफेसर साहब, ये तो हम नहीं दे सकते। आप लोग भी तो शिकायत करेंगे हमने आप लोग शिकायत नहीं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ये मुद्दा उठा रहे हैं। 2014 में ये शिकायत गवर्नमेंट से की है और जिसके कागजात हमारे पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ये जो पॉइंट कह रहे हैं कि कि उबर का मसला आया तो आपने फटाफट कार्रवाई की, आपको लगा ये देखिए हंगामा हो रहा है, बहस हो रही है, एक तरीका बन गया कि मीडिया का दबाव और जो भी, लेकिन बाकी वो कह रहे हैं उसी स्वभाव की सर्विसेज हैं। ये मेरे कार्यक्रम में बात निकल कर आई, मुझे भी नहीं पता था कि ये तकनीकी तौर पर एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने की सेवाएं हैं जिनके पीछे कंपनियां जो हार्डवेयर अर्थात गाड़ियां और ड्राइवर प्रोवाइड कर रही हैं। तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो समस्या का समाधान ही नहीं होगा। सहमत हूँ जो वो कह रहे हैं, मगर इन द सेम ब्रेथ आई विल ऑल्सो से जो कार्रवाई जो बैन करने की नहीं है वो गलत कार्रवाई एकदम सही है। किसी सर्विस को, जो पब्लिक सर्विस है वो ठीक नहीं चल रही है, उसको सुधारना है, उसको ठीक करना है। तो उबर को भी बैन नहीं किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे मतलब में उनको तो बैन नहीं करना चाहिए, मगर
जल्दी से फिर जल्दी उनको पीनलाइज कैसे करेंगे? Penalize तो उनको यही है। उसकी सजा कैसे मिलेगी कि आप गलत तरीके से सर्विस चला रहे हैं? सर्विसेज हैं सस्पेंड करें उनके जी। जब तक उनके सारे जो लाइन में आ जाएं वो। हम कॉपरेट करेंगे, वो अपराधी हैं असल में, उन्होंने मतलब सुरक्षा का भरोसा सर, देके यही वो चीज किया। पे लोगों का और विश्वास इसके ऊपर हिल जो जाता है। बैन करने उनका वाली पे फेथ मिस्टर सिस्टम जो है वो परेरा जो कह रहे हैं, इससे जी, हमारी जी, गहरी हाँ। असहमति है, जी। क्योंकि 5000 ड्राइवर जिनका कोई बैकग्राउंड चेक नहीं है, जिनके 10 वो वहाँ पर काम घटनाएं कर रहे हैं। सामने आ जी, रही मैं है, एक मिनट, वो 5000 मैक्सवेल जी को यहाँ समय तोड़ देना रहे हैं। चाहूंगा। कितनी असुरक्षित है महिलाओं के लिए वो जो पूरा सेवाएं हैं। जी। आई थिंक ऐसी बात नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आई थिंक अखबार ने ये भी बताया, हमें समझाया है दैट पुलिस ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है, क्योंकि जिस उनका जो संबोधित किया उन्होंने अपने वेबसाइट में अबाउट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड हैं ये सब कुछ, उसके वो उन्होंने इंडिया में लागू नहीं किया था। इनफैक्ट दे हैव नॉट बीन परस्यूइंग दोज कंडीशंस व्हिच दे हैव बीन परस्यूइंग इन अदर कंट्रीज। नाउ केस तो रजिस्टर किया है, हर चीज़ के लिए तो टाइम है। इट्स नॉट दैट समबडी इज गोइंग टू बी लेट फ्री, इट इज ठीक है, आप कह रहे हैं कि केस वो कार्रवाई होगी, वो तो इन्वेस्टिगेट होगा, उसमें क्या वो नतीजा निकलेगा वो पूरा देखा जाएगा, हर पहलू उसका देखा जाएगा। दिस इज व्हाट। लेकिन इस मुल्क में सर, इसमें एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ। सब पूरी दुनिया ये देश जानता है, आप भी जानते हैं। इस मुल्क में लोग इसी बात से डरते हैं। जब भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड का केस इतना लंबा चलता है कि क्या बोलूं, मतलब आप अपने कम उम्र से बड़े हो जाते हैं, वो केस ही चलता रहता है, तो लोग सोचते हैं ठीक है चलेगा ये केस, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? लोग ये इसी से तो परेशान अभी हैं। क्या चलेगा ऐसा है, एक एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है एक्सीडेंट में, जी नहीं होना था मगर हो गया है ना। जी। जब कोई घटना होती है, व्हाट इज हैपेंड हैज हैपेंड, ठीक है, उसमें रेमेडीज क्या कर सकते हैं हम कल ना होने के लिए, वो हम कर सकते ठीक है। हैं। रेमेडीज क्या ठीक है। बात करें, मैं विनोद मिश्रा जी को वापस लाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, फिर ये बताइए कि जब आप लोगों ने बताया कि इस तरह की सर्विसेज में उबर के खिलाफ एक्शन हो रहा है, बाकी वैसे ही चलने वाली टैक्सियों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, सरकार से क्या जवाब मिला? देखिए, आज के दिन में मैं आपको ये ओला का जवाब दिखाऊंगा जो उसने सरकार को दिया हुआ है। उनके लेटर हेड पे है, वो कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर कंपनी हैं और हम रेडियो टैक्सी, हम किसी भी तरह की टैक्सी कंपनी नहीं है। अब इसका जवाब गवर्नमेंट दे कि उन्होंने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। हम तो सिर्फ जाके पहुंचा सकते हैं बात को। लेकिन जब वो ये लिख कर दे रहे हैं कि वो टैक्सी सर्विस नहीं हो, क्यों टैक्सी, वो सॉफ्टवेयर कंपनी का नियम फॉलो करेंगे, टैक्सी सर्विस का नियम फॉलो तो करेंगे? फिर टैक्सी कैसे दे रहे हैं? ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप हमारे को तो कहते हैं कि सब कुछ आपका अपना होना चाहिए। मैक्सवेल साहब इतने साल से ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एक सुविधाएं आउटसोर्सिंग के आधार पर चले और आप स्वतः सोर्सिंग के आधार पर। Accountability किसकी है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि टैक्सी उपलब्ध हैं, हाँ। दिखाई पड़ रही हैं, और ये जो उनका इश्तिहार है तो वो तो उन्हीं के नाम का है, तो या तो फिर वो प्रूफ, बिल्कुल सही बात है, 5000 टैक्सी, 5000 लोग बिल्कुल दिखाई सही पड़ बात। रहे हैं, तो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि वो टैक्सी सर्विस है वहाँ पर लोगों की दिखाई नजर पड़ में। रही है। हाँ। और जब दिखाई पड़ रही है कानून तो के दायरे में पेचीदगी है, लेकिन वो दिखाई पड़ लॉ- रही है। लॉ हाँ। ये कहता है कि भाई जो दिख रहा है आप उस पर पनिश करेंगे। मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। 2-3 बातें इसलिए मैंने कहा कि सामाजिक पहलू बहुत है, मैं जैसे जगमती कह रहे हैं या प्रोफेसर विवेक कुमार कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कानूनी पेचीदगियां भी इसके अंदर बहुत है। वो कह रहे हैं हम तो टैक्सी सर्विस नहीं है, ये बातें पहले उठ चुकी हैं, आज कोई नई सामने नहीं आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये हो रही है कि सुधार अगर आप कह रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में दूरगामी सुधार किसके लिए और किस तरह का? अब ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये रेडियो टैक्सी वाले कह रहे हैं कि भाई हम ज्यादा साफ सुथरे हैं, सरकार कह रही है कि ये 6 टैक्सी सर्विस है। अब ये क्या करे, मतलब या देश की जनता या दिल्ली की जनता क्या करे? हाथ में वो जो कागज दीजिए जरा भाई साहब, विनोद जी जो कागज लेकर आए हैं, अब मैं ये है वो जो जी, मैं ब्रेक लेने से पहले बात को बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल समाधान तो मुझे ये दिखता है कि आप कागज की कॉपी जेब में रख लें और टैक्सी पकड़ने से पहले इसको निकाल के आप पढ़ लें। तो मैं टैक्सी ढूंढूं, मान लीजिए मुझे अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से वापस अपने घर की तरफ जाना है, तो मैं ये पब्लिक नोटिस जेब में रख लूं और उसके बाद मैं टैक्सी ढूंढूं, तो उसके हिसाब से जो टैक्सी मिले उसमें जाऊं, यही एक तरीका है। आप कॉल कर लें, वो टैक्सी यहाँ आ हाँ, जाएगी। एक मिनट, मैं एक बात कर रहा हूं, लोगों को फिर पता कैसे चलेगा? ब्रेक के बाद थोड़े बहुत कुछ नौजवान यहाँ मुझे दिख रहे हैं, जरा उनसे भी कोशिश करेंगे हम बात करने की, पूछने की कि भाई वो लोग अगर टैक्सी पकड़ते हैं, सिंपल सी बात पूछूंगा, वो सोचते क्या है?
क्या वो नाम से जाते हैं, सुविधाओं से जाते हैं, या सिर्फ कहते हैं भाई टैक्सी लेनी है तो टैक्सी लेते हैं? इतना नहीं सोचता कोई आदमी टैक्सी लेने से पहले कि उसका बैकग्राउंड चेक क्या है, कंपनी के नियम कानून क्या हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुआ था, ड्राइवर के पास कौन सा लाइसेंस है, कौन सा नहीं है, ड्राइवर की पृष्ठभूमि क्या। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर वही बात कि टैक्सी में नागरिकों को देखने का सवाल नहीं है, ये तो जो जिनकी मैं समझ गया जिम्मेदारियां जी, उनकी जिम्मेदारी। अब ये तो सही बात है ना कि आप अब वो जी, अब आप गूगल सर्च तो नहीं कर सकते ड्राइवर के बारे में, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। तो हम जरा नौजवानों से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।